नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका 4 PM और न्यूज टाइम के मंच पर। आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आ रहा हूं मैं, जो पर्यावरण से संबंधित तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके तार, जी हां, उसके तार दिल्ली की सत्ता और दिल्ली की सत्ता से जुड़े कुछ बड़े उद्योगपतियों के साथ भी हैं। भारत सरकार समय समय पर आपके सामने पर्यावरण की सुरक्षा के वादे करते आई है, योजनाएं बनाती आई है और आपको बताती आई है कि वो पर्यावरण के प्रति कितनी सजग है। लेकिन आज मैं आपको जो खुलासा करने जा रहा हूं, वो इस सदी का नहीं बल्कि पिछली सदी का भी सबसे बड़ा खुलासा है, जो भारत के इतिहास में पर्यावरण का सबसे बड़ा विनाशकारी कदम जो दिल्ली सरकार उठाने जा रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हां, पर्यावरण का इतना बड़ा विनाश आपने अपने इतिहास में नहीं देखा होगा। जी हां, इतना बड़ा, और वो भी सिर्फ चंद लोगों को फायदा देने के लिए। आप सोच सकते हैं कि पर्यावरण के हिसाब से भारत के अंदर जो रेन फॉरेस्ट है वो आपको बहुत रेयरली या तो केरल में मिलेंगे या फिर वो आपको अंडमान और निकोबार में मिलेंगे। अंडमान निकोबार की जो बायोडायवर्सिटी है, जो बायो इकोस्फेयर है, वहां के जो पेड़ हैं, जिसे वर्षा वन भी कहते हैं, रेन फॉरेस्ट कहते हैं, उनकी उम्र हजारों लाखों वर्ष की है और वो पूरे सभी के सभी करीब 550 आइलैंड्स के ऊपर आच्छादित हैं। आप उन्हें देखकर हैरान हो जाएंगे और वो यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को के द्वारा संरक्षित, जी हां, प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर है, दुनिया के रेयरेस्ट ऑफ रेयर। लेकिन दिल्ली की सत्ता अब उनके विनाश पर उतर आई है। आप कहेंगे कि मैं हमेशा राजनीतिक स्टोरीज आपको बताता हूं, मैं आपको आर्थिक स्टोरीज भी बताता हूं, मैं आपको सामाजिक स्टोरीज भी बताता हूं, लेकिन आज मैं पर्यावरण की वो स्टोरी बताने जा रहा हूं जो भारत का सबसे बड़ा विनाशकारी कदम है पिछले 150 सालों के अंदर। आजाद भारत के बाद इतने विनाश की स्कीम कभी सोची नहीं गई जितनी अब सोची जा रही है। भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड अपने आप में भारत की एक ऐसी संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, जिसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स में भी नहीं तोला जा सकता। एक ऐसी प्राकृतिक संपदा जिसको दोबारा नहीं लगाया जा सकता। एक ऐसी संपदा जो एक बार उजड़ गई तो उसे दोबारा बसाना लगभग लगभग नामुमकिन है। जी हां, दिल्ली की सत्ता कुछ उद्योगपतियों के लिए क्या खेल रचा सकती है और किस ढंग से वो जो आपको पर्यावरण के फायदे बताती है, पर्यावरण के संरक्षण की बात करती है, वहीं वो पर्यावरण का इतना बड़ा विनाश करने जा रही है जिसकी आपने कभी जीवन में कल्पना नहीं की होगी। जी हां, कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, ये आपको मैं एक पीपीटी के द्वारा, कुछ चित्रों के द्वारा भी समझाऊंगा और वर्णन के द्वारा भी समझाऊंगा कि भारत के इतिहास में क्या इससे बड़ा विनाश कभी हुआ है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, जी हां, अंडमान निकोबार आइलैंड का एक हिस्सा है जिसे निकोबार आइलैंड्स भी कहा जाता है। इससे पहले कि मैं अपनी स्टोरी को जरा सा आगे लेके जाऊं और निकोबार आइलैंड के डिवास्टेशन के बारे में विस्तार से आपके सामने बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा उसका एक विवरण देता हूं उसके चित्रों के द्वारा, ताकि आपको अंडमान निकोबार की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल स्थिति है, उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी मिल जाए। ये सेशन मेरे आज तक के सभी सेशंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग आजकल राजनीतिक जो प्रोग्राम होते हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये प्रोग्राम भले ही पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से
सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से ये प्रोग्राम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको इसे जरूर देखना चाहिए, अपने मित्रों को आगे भेजना चाहिए। मैं इससे पहले अगली स्लाइड पर जाऊं, मेरा आपसे निवेदन, 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अपनी स्टोरी के ऊपर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा इसको विस्तारित कर देते हैं। आजाद हिंदुस्तान का वर्स्ट डिवास्टेशन, एक ऐसा टाउनशिप बसाने की योजना है भारत सरकार का निकोबार आइलैंड के अंदर, जिसका एरिया होगा 1041 किलोमीटर। ये बंबई का जो एरिया है, बंबई शहर जो है उसके सबर्ब से बाहर जाके जो थाना छोड़ दो तो उससे भी बड़ा है। ये ऑलमोस्ट दिल्ली शहर के बराबर है और या उसके आसपास है। दिल्ली शहर के बराबर का एक शहर एक फ्रेजाइल आइलैंड के ऊपर बसाने का प्लान नीति आयोग और बाकी मंत्रालयों के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, रादर दे दिया गया है। ये 1041 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी जो पॉपुलेशन है पूरे निकोबार आइलैंड की सिर्फ 8,500 है। और ये आशा की जा रही है कि यहाँ पर जब पूरा ये बसाहट हो जाएगी तो यहाँ पर करीब करीब 4 से 6 लाख लोग बसे होंगे, जबकि अभी जो आबादी है अंडमान निकोबार ग्रुप की वो सिर्फ 4.5 लाख की है। यहां पर अब देखिए किसकी बलि दी जा रही है। 8,50,000 रेन फॉरेस्ट के वो ट्री जिनकी उम्र सैकड़ों नहीं, एक एक पेड़ की उम्र हजारों साल है, वो काट दिए जाएंगे। जी हां, 8,500 पेड़ काटे जाएंगे। इसलिए काटे जाएंगे कि वहां पर मैदान बनाया जा सके और एक विशेष उद्योगपति को फायदा दिया जा सके। भारत में इस समय एक ऐसे उद्योगपति हैं जिनको पोर्ट और एयरपोर्ट का किंग कहा जाता है। भारत के करीब करीब सारे मुख्य पोर्ट्स और सारे एयरपोर्ट अब उनके पास हैं, बड़े बड़े। ये जो एरिया है निकोबार आइलैंड का, ये यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर रेयरेस्ट ऑफ रेयर है और इसको बचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कौन इससे फायदा उठाने जा रहा है? हु विल गेट बेनिफिटेड? कौन दिल्ली सत्ता का या दिल्ली की सल्तनत का फेवरेट है जिसका उसको फेवर मिलता है? अंदाजा आप लगाइएगा। ये भारत के इतिहास में पिछले 150 सालों में सबसे बड़ा पर्यावरण का विनाश होगा। जी हां, सबसे बड़ा विनाश होगा और विस्तृत इसकी योजना बना ली गई है, एक एक चीज की योजना बना ली गई है। दोस्तों, जिस जगह पे 8.5 लाख पेड़ों का एक तरह से मैसेकर कर दिया जाए, नरसंहार कर दिया जाए, और बाकी जगह जाके कहा जाए पेड़ों को मत काटिए, सुरक्षित रखिए, पेड़ों को एक जगह निकालिए, दूसरी जगह लगाइए, पेड़ होंगे तो जल होगा, जल होगा तो जीवन होगा। और भारत के बड़े बड़ी जो लीडरशिप है वो दुनिया के क्लाइमेट समिट में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहां पर चंद उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए वहां पर दरअसल 8.5 लाख पेड़ों की बलि दी जा रही है। बलि अब यहां पर हमें जरूरत होगी एक सुंदरलाल बहुगुणा की, एक चंडी प्रसाद भट्ट की, जो चिपको आंदोलन फिर से शुरू करें और इसकी फ्रेजाइल इकोलॉजी को बचाएं। दोस्तों, कुछ लोगों को फायदा देने के लिए देश को विनाश के कगार पर धकेला जा रहा है, देश के आइलैंड्स को विनाश की ओर धकेला जा रहा है। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरी आंख में भी आंसू हैं। जब मैं देखा, मैंने खबर पढ़ी तो मैं चौंक गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर? कोई व्यक्ति कैसे 8.5 लाख वर्षावन के जो पेड़ हैं, जो रेन फॉरेस्ट के पेड़ हैं, उनकी बलि दे सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरी दुनिया इसको अपोज कर रही है, सारे एनवायरमेंटलिस्ट, बड़े बड़े ग्रुप इसको अपोज कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली की सल्तनत इसको सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तैयार करके पोर्ट, एयरपोर्ट और शहर बसाने के लिए पर्टिकुलर उद्योगपतियों को देना है ताकि वो इसका उपयोग कर सके। दोस्तों, इस किस्म के ट्राइबल्स, कुल ट्राइबल जो अंडमान निकोबार के सिर्फ 700 बचे हैं। मैंने एक प्रोग्राम इस पे ऑलरेडी किया हुआ, आप देख सकते हैं। ये दुनिया के हमारे सबसे पुराने एग्जिस्टिंग पूर्वज हैं। 25 से 30,000 साल पहले ये यहाँ पर गए थे, जिस रूप में तब थे उसी रूप में आज हैं। जी हाँ, यही हमारे पूर्वज हैं। इसके ऊपर मैंने विस्तार से 1 घंटे का मेरा पूरा का पूरा एक अलग
क्या कहते हैं एपिसोड है। दोस्तों, ये है भारत का नक्शा, और भारत के नक्शे के अंदर ये है जहां पर सर्किल लगा हुआ है अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है। और राइट में पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर उसका नक्शा दिया है ताकि आप इसको समझ सकें। अगर ऊपर के आइलैंड्स को आप देखते हैं टॉप के, तो ये सारे के सारे अंडमान निकोबार ग्रुप है, और बॉटम पे जो आते हैं सारे के सारे ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। उसमें भी सबसे बॉटम पे जो आता है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, जहां पर यह सारा प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं एक इस नक्शे के अंदर मैंने और थोड़ा सा और विस्तार से इसको आपको दिखाने की कोशिश की कि अंडमान निकोबार के टॉप में जो अंडमान ग्रुप है वो नॉर्थ अंडमान है, फिर उसके बाद मिडिल अंडमान है, फिर लोअर अंडमान है, बाद में इसका लिटिल अंडमान आता है, और जो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो लोअर अंडमान में आता है। बाद में कार निकोबार आता है और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार आता है, और वहीं पे आपका इंदिरा पॉइंट भी है जो कि भारत का लास्ट पॉइंट है दक्षिण में। खासतौर से इस फोटोग्राफ के अंदर भी आप वही चीजें देख सकते हैं, ग्रेट निकोबार है, लेकिन इसमें इंदिरा पॉइंट भी जो है वो पूरा का पूरा इंगित किया हुआ है। और अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप के बीच में जो एक चैनल है, जो पानी का चैनल है जहां से जहाज जाते हैं, उसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ये 10 डिग्री चैनल जो है बेसिकली कई बार इसके सवाल कौन बनेगा करोड़पति या कई और ऐसे कार्यक्रमों के अंदर भी पूछे जाते हैं कि 10 डिग्री चैनल कहाँ है, या जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से कोको चैनल का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि बेसिकली भारत के जो नॉर्थ आइलैंड है और उसके ऊपर कुछ कोको आइलैंड्स हैं जो कि म्यांमार के हैं, उन दोनों के बीच में जो चैनल है वो कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। यहां पर अगले चित्र के अंदर मैं फिर से बहुत विस्तार से इन चीजों को देखता हूं, जहां पर लेफ्ट में आप श्रीलंका देख सकते हो और दूर ऊपर आप चेन्नई को भी देख सकते हो। यहां पर आप देखेंगे कि बिल्कुल बॉटम के ऊपर जो आपका ग्रेट निकोबार दिया हुआ है, और वहां पर इंदिरा पॉइंट भी इंगित किया हुआ है। इसके आगे चलते हैं। ये एक और पूरा का पूरा, अब हम आ जाते हैं पूरा का पूरा निकोबार आइलैंड के ऊपर। अब अंडमान से निकलते हैं, अब सिर्फ निकोबार आइलैंड का हम जो ज्योग्राफी है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि खास तौर से यहाँ पर कुछ चीजें मैंने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर कैसुरीना बे जो होता है वो आपका लेफ्ट में जो आइलैंड है, जो टॉप मिडिल लेफ्ट के अंदर है, ये वहां पर है। वहीं पर बालो बे भी है। इसके अलावा कुछ आपके यहाँ और भी इंदिरा पॉइंट बिल्कुल बॉटम के अंदर क्लियरली यहाँ पे शो किया गया है। एक यहाँ पे गैलाथिया बे है जो कि इंदिरा पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर दिखाया गया है, और यहां पर एक बड़ा पोर्ट आ रहा है जहां गैलाथिया बे है। यहां पर एक बड़ा पोर्ट, अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट बंदरगाह जिसको बनाने की बात की जा रही है। दोस्तों, ये उसका एक ज्योग्राफिकली आप कह सकते हो, जो व्हाइट लैंड इसमें दिखाया हुआ व्हाइट कलर, नॉन रिजर्व लैंड, यानी कि ये वो सारी जगह है जिसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा बाकी कुछ नेशनल पार्क इसमें बताए गए, गैलेटिया, कैंपेल और रिजर्व बफर जोन जो बताए गए हैं कि यहां पर इन इलाकों को नहीं छेड़ा जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का, हम नीति आयोग का शुक्रिया अदा करेंगे कि उनका जो ये सारा जो मटेरियल है हमने यूज किया है, ये सारे एरिया जो कि हरे, नीले, पीले, लाल रंगों के अंदर शो किए गए हैं, यहां पर सारा का सारा ये विकास किया जाएगा निकोबार आइलैंड में। और उसके नीचे जो बॉटम के पास जो जहां पर एक ग्रे एरिया दिखाया गया है, वो ग्रे एरिया पूरा का पूरा ट्रांजिट पोर्ट के रूप में यूज किया जाएगा। और उसके साथ में दूसरा कुछ और एरियाज हैं जो एयरपोर्ट के रूप में, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में यहाँ पर उपयोग किए जाएंगे। इसको आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं। एक मैंने इसीलिए यहाँ पर ये जो सारे जो कलर्स हैं इनको आपको बताने की कोशिश की है कि आप पोर्ट और एयरपोर्ट के एरियाज कलर के हिसाब से कहाँ पर है, और बाकी टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कमर्शियल ऑफिस, इसके अलावा लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया सब कुछ उसके अंदर है। इवन इंडस्ट्रियल एरिया भी रखा गया है, डिफेंस एरिया है, लॉजिस्टिक है, पावर पॉइंट्स हैं, ये सब एरिया, यानी कि पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने दोनों चित्र एक साथ में डिटेल में देने की कोशिश की है। खासतौर से लेफ्ट के अंदर मैंने वो पोर्ट, एयरपोर्ट के जो निशान हैं, जो कलर्स हैं, वो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। इस किस्म के वहां पर अभी जो पेड़ हैं सारे, जिसे रेन फॉरेस्ट कहते हैं, और वो अपने आप में लाखों सालों से एक क्या कहते हैं, एक नायाब एक उपलब्धि कह सकते हो कि ये बचे हुए हैं हमारे लिए अभी तक। और ये रेन फॉरेस्ट जो कि वर्षा वन कहा जाता है,
इनको अभी तक हमने बचा कर रखा है। दोस्तों, ये पिक्चर अलग पिक्चर मैंने दिखाई है कि इसी निकोबार आइलैंड पे जहां की इंदिरा पॉइंट सुनामी जब आई थी भारत के अंदर तो ये डूब गया था, और किस लेवल का विनाश हुआ है वहां पर। आप देखिए, ये उस टाइम की पिक्चर है, किस लेवल का विनाश हुआ है। और ये पिक्चर ऊपर से ली गई है, आकाशीय पिक्चर है। ये इतना बड़ा विनाश हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। अब मैं इस सारे के सारे क्या कहते हैं कि इस पूरे के पूरे विवरण के अंदर आपको लेकर चलता हूं, जहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अल्टीमेटली ये सारा का सारा माजरा है क्या, ये सारा का सारा प्रोजेक्ट है क्या। दोस्तों, भारत सरकार ने नीति आयोग और मंत्रालयों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा ये प्लान किया है, एक योजना बनाई है कि भारत को एक बहुत बड़ा मेगा मल्टी कंपोनेंट का ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर ट्रांजिट एयर पोर्ट चाहिए, ट्रांजिट एयरपोर्ट चाहिए। ये ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जैसे कि आपका दुबई का जेबल अली है, हांगकांग का पोर्ट है, सिंगापुर पोर्ट्स हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ट्रांजिट पोर्ट के रूप में जाने जाते हैं। चूंकि इंडिया के पास कोई ट्रांजिट पोर्ट नहीं है, ना ही इन्होंने कोई विकसित किया मेनलैंड पे। हाँ, कोलंबो का एक ट्रांजिट पोर्ट है जो कि श्रीलंका के पास है। तो भारत हमेशा चाहता था कि एक ट्रांजिट पोर्ट हो, लेकिन किस कीमत पर। अगर आपको ट्रांजिट पोर्ट खोलना था तो आप मेनलैंड पे खोल सकते थे। आपको कोई जरूरत नहीं था कि भारत की अरबों खरबों रुपए की जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, उसका आप विनाश करो। और यहां पर आप पोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, गैस टर्मिनस, डीजल और सोलर बेस्ड पावर प्लांट्स बनाएंगे, एक टाउनशिप बनाएंगे। 1044 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा, जो कि स्लाइटली छोटा होगा एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि दिल्ली से वैसे बड़ा होगा। 8 लाख एग्जैक्टली 52,000 ट्रीज यहां पर काटे जाएंगे। और यहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जहां पर जो टर्टल्स हैं, मेगापोड्स हैं, कोरल्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, निकोबार क्रैब ईटिंग मकाउस हैं, आप यकीन नहीं कह सकते कि वहां पर जो प्राकृतिक संपदा है उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। रादर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो प्रेशियस है, इनवैल्यूएबल है। और उसके साथ वहां पे शोम्पेन और निकोबारीज, जो वहां पर हमारे 25-30 हजार साल पुराने पूर्वज हैं, वो वहां पर रहते हैं। इस प्रोजेक्ट की कीमत अभी 75,000 करोड़ रखी गई है। और ये कौन सा उद्योगपति लेके जाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का पोर्ट और एयरपोर्ट किंग कौन है, और ये प्रोजेक्ट किसके लिए बनाया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि एक पोर्ट एयरपोर्ट बनाने के लिए आप प्रकृति का इतना बड़ा विनाश करेंगे, जिसका विरोध आज यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया के कई देश कर रहे हैं। लेकिन 75,000 करोड़ उस आदमी के लिए कुछ नहीं होता। वो यहां पर लगा के और बड़ा बिजनेस करेगा। उसकी कीमत भले ही आप 8.5 लाख पेड़ काट कर दें, बलि देकर उनका, मैं कहूंगा 8.5 लाख पेड़ों के हत्या करके प्रोजेक्ट आएगा। और इसकी जो एक तरह से कहा जाए जो ध्वनिया है, पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। दोस्तों, एनवायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा डिवास्टेशन, बहुत बड़ा विनाश है। इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आने शुरू हो गए हैं, देश से विदेश से। लेकिन क्या कहा जाए, सरकार है कि जिद पे आई है कि इसको अब बर्बाद कर देना है और किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सौंप देना है। दोस्तों, यहां से म्यांमार और सुमात्रा आइलैंड नजदीक पड़ते हैं। जो निकोबार आइलैंड का जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है वो सुमात्रा इंडोनेशिया है, ना कि इंडियन मेनलैंड है। यूनेस्को का जो बायोस्फीयर प्रोग्राम है 2013 का, उसके अंतर्गत दुनिया के रेयरेस्ट ऑफ रिवर, रिच बायोडाइवर्सिटी और एक्सेप्शनल वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को यहां पर इंगित किया गया है। दोस्तों, यहाँ के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं और उसमें जो वाइल्ड लाइफ और जो क्या कहते हैं कि पौधों की जो संपत्ति है, कोई कीमत नहीं है उसकी। और यहाँ पर जितने भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के जो अप्रेजल कमेटी है, वो आंखें बंद करके, जी हाँ, आंखें बंद करके इसके ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं। वो लोग जो किसी और क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट के ऊपर सालों साल फाइल लटकाते हैं कि 10 पेड़ कट जाएंगे, 20 पेड़ कट जाएंगे, 100 पेड़ कट जाएंगे, यहाँ 8,52,000 पेड़ों की बलि दी जा रही है। किसके लिए? किसी एक बड़े उद्योगपति के लिए। जी हाँ। और इसके लिए जो भी एनवायरमेंटल, कोस्टल रेगुलेशन, जो भी क्लियरेंस होती है, सब दी जा रही है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह खड़े होकर बैठ के ये कह दे कि ये गलत है और ये जो हो रहा है ये विनाश है, ये प्रकृति का विनाश है।
इस प्रोजेक्ट को एटलीस्ट 166 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए होगा, 16,610 हेक्टेयर, जिसमें से 130 किलोमीटर के फॉरेस्ट क्लियरेंस यानी कि 8.5 लाख पेड़। आप सोचिए कि सिविल सोसाइटी कितनी फियरफुल है इसके बारे में। इट्स ए टाइम जबकि हम एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्शियस हैं, और दुनिया भर में क्लाइमेट के बारे में बात की जा रही है, फॉरेस्ट को बचाना है, लेकिन यह सरकार है कि उसका विनाश करने पे तुली हुई है। और वो नीति आयोग अनीति की राह पर चल रहा है। किसके कहने पे चल रहा है दिल्ली की सत्ता में? आप सोच सकते हैं कि दिल्ली की सल्तनत आज इतनी बड़ी है कि कोई उसे कुछ कह नहीं सकता है। मई 2022 के अंदर, अभी इस साल कुछ महीने पहले जो मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे कोई डर वाली बात ही नहीं है, कोई बायोडायवर्सिटी को कोई ऐसा नुकसान होने वाला नहीं है, हम सबका ध्यान रखेंगे। वहां पर जो खासतौर से पेमैया बे है, कैसुरीना बे है, अलेक्जेंड्रिया बे है, वहां पर जो लेदर बैक हैं, सी टर्टल्स हैं, निकोबार मेगापॉड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, और बाकी जो वन संपदा है, हम सबकी रक्षा करेंगे, बल्कि उनको लोकेट करके कहीं और लेके जाएंगे ताकि उनका विनाश ना हो। यानी कि पहले उनके घर को तोड़ो, उनका विनाश करो, और फिर कहो कि उनको हम कहीं और जाके बसाएंगे ताकि उनका विनाश ना हो। इससे बड़ी शर्मनाक, लज्जाजनक बात एक आजाद भारत के लिए और क्या हो सकती थी। राइट ऑफ वे देखिए, वहां पे जो हाईवे बनाया जा रहा है 55 मीटर की चौड़ाई का बनाया जा रहा है। 55 मीटर का मतलब होता है करीब करीब 170-180 फीट, जहां पर ऑलमोस्ट आप सोच सकते हैं कि 15 लेन्स बन सकती हैं। इतने की जरूरत क्या थी वहां पे, जबकि कहा जा रहा है कि 30 मीटर की जो लेन बनाओगे वही काफी है, लेकिन 55 मीटर, ये ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़े क्या कहते हैं, मेट्रो सिटी से दूसरे सिटी के बड़े एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इनके दिमाग कितने विनाशकारी हो सकते हैं, कितना विनाश ये चाहते हैं। ये लोग, ये सरकार जो चाहती है कि पेड़ ना कटे बाकी जगह, और वहां पे सालों साल फाइलें लटकाते हैं, लेकिन वहां पर ये गोल्फ कोर्स की बात करते हैं। वो गोल्फ कोर्स जिसको कि बहुत ज्यादा पानी चाहिए, और इन आइलैंड पे पानी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि समुद्र के चारों ओर से घिरे होने के कारण जो मीठा पानी है वो लिमिटेड सप्लाई के अंदर है। ये उसको यूज करके गोल्फ कोर्स बनाना चाहते हैं, ताकि वहां पर जो बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, उनके खेलने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए हजारों एकड़ के एरिया गोल्फ कोर्स के अंदर दे दिए जाए। आप सोचिए कि ये इतना बड़ा जो मिसफिट हो सकता है यहां पर, उसको भी अप्रूव करने की इस समय कवायद चल रही है। दोस्तों, पैनल जो बिठाया गया है, अब वो वहां पर कुछ इस किस्म के रोड डिजाइन बनाएगा, कैनोपीज बनाएगा, ब्रिजेस बनाएगा, ताकि वहां के जो स्नेक्स हैं, क्रैब्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको आने जाने का रास्ता दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। यानी कि पहले वहां के जो ट्राइबल्स हैं, जो रहने वाले हैं, जो वहां के हजारों सालों से रहते आए हैं, उनके घर को उजाड़ो और फिर उसको बसाने की बात करो। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर अब आता हूं मैं यहां पर, इसी के बारे में। दोस्तों, ये जो रीजन है सारा का सारा, ये हाई रिस्क सीस्मिक जोन 5 कैटेगरी में आता है। जी हां, यानी कि यहां पे अर्थक्वेक बहुत आते हैं। आप सोचिए कि 1 से लेके 10 तक का पैमाना होता है रिक्टर स्केल पे, और 2004 के अंदर यहां पर जब सुनामी आई थी, और जिसने मद्रास के आसपास और बाकी एरियाज में, अंडमान निकोबार में एक बहुत एक्सटेंसिव विनाश किया था। आपको मालूम है वो भूकंप कितनी मैग्नीट्यूड का था? 9.3। मैंने अपनी लाइफ में कोई भूकंप 9.3 का नहीं देखा। ये समुद्र के नीचे आया था 9.3 का, वो भी निकोबार आइलैंड के पास में, और उसके कारण ये सुनामी आई थी, इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो कि इस आइलैंड से हजारों किलोमीटर दूर थे। दोस्तों, आप सोचिए कि ये जो सीस्मिक जोन है, यहां पर कभी भी बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है और इस पूरे प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस एरिया के अंदर, निकोबार के एरिया में, जो एक्सपीरियंस है अब तक का, जो नोटेड अर्थक्वेक्स हैं, हर साल 44 अर्थक्वेक आते हैं, 44 अर्थक्वेक आते हैं, और पिछले 10 सालों में यहां पे 444 अर्थक्वेक आए हैं, छोटी और बड़ी इंटेंसिटी के। और बहुत बड़े बड़े जो क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें टाटा स्कूल ऑफ डिजास्टर स्टडीज जो है, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का मुंबई का है, उनका कहना है कि यहां पर किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट बनाना
खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहां पर जो इंदिरा पॉइंट था वो समुद्र के अंदर 4-5 मीटर डूब गया था, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था दोस्तों। और यहां पे फिर से अगर ऐसा भूकंप आया तो पूरा का पूरा एयरपोर्ट एयरपोर्ट सब विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इतना बड़ा रिस्क है, जहां पर ऑयल और केमिकल का स्पिल होगा, जहां पे एनवायरमेंट का जो डिसास्टर होगा, जो विनाश होगा, वो दुनिया में देखने वाला होगा, क्योंकि यहां पर जो रिच बायोडाइवर्सिटी है वो दुनिया की रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। फिर 6.5 लाख लोगों को यहां पर आप बसाना चाहते हैं, और यहां की आबादी कितनी है? 8,500। आप यहां पर एक पूरा शहर बसा देना चाहते हैं, और वो सारे जो हमारे ट्राइबल्स हैं वहां पर, जो बायोडाइवर्सिटी है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स दुनिया में, उसका विनाश कर देना चाहते हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अगर आता है तो सिर्फ उन उद्योगपतियों के लिए आएगा, और कहीं ना कहीं आजाद भारत ही नहीं बल्कि पिछले 150-200 सालों के अंदर जो विनाश हुआ है, खासतौर से इतना बड़ा विनाश आप जीवन में कभी नहीं देखोगे। कहते हैं, फिर से कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और आज की डेट में हमें एक नहीं, इस समय वहां सैकड़ों सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट चाहिए, जो वहां पर चिपको आंदोलन शुरू करें, ताकि इस प्रोजेक्ट को रोका जा सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट फाइनल शेप में है, अप्रूव हो चुका है, मैंने आपको नक्शा भी दिखाया उसका, और यहां पर ना जाने क्या क्या होगा। दोस्तों, ये जो यहाँ पर प्रजातियां हैं सारी की सारी, चाहे टर्टल्स हों, चाहे वो मेगापॉड्स हों, चाहे वो क्रैब्स हों, चाहे वो स्नेक्स हों, या कई और किस्म के जो जीव जंतु हैं या कोरल्स हैं, उनको बचाना बहुत जरूरी है। आप कोरल्स को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ये आप सोचिए कि अगर ये ग्रेट संपदा आज हमारे हाथ से चली गई तो फिर ये वापस नहीं आएगी। एक तरफ पहले कहते हैं हम दूसरी जगह उसको बसाएंगे, आप पहले विनाश करोगे और फिर कहोगे मैं उसको बसाऊंगा। दोस्तों, इससे बड़ी ट्रेजेडी इस आजाद भारत के लिए और क्या हो सकती है, कि वो दिल्ली के अंदर बैठी हुई सल्तनत इतना बड़ा विनाशकारी कदम उठाती है, और भारत के किसी कोने से कोई एक ऑब्जेक्शन नहीं आता है, और जो आवाजें उठ रही हैं वो इतनी कम है, और उसके मुकाबले कई आवाजें ऐसी हैं कि जो मोदी जी की खासतौर से बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि वो भारत में एक ट्रांजिट पोर्ट लेकर आ रहे हैं, जो अभी तक नहीं था। तो मेन लैंड में लाइए ना साहब, किसने मना किया है? भारत की मेन जो हजारों किलोमीटर की हमारी तो कोस्ट लाइन है, वहां पर बसाइए ना, वहां पर कीजिए उसको। आप इसका क्यों विनाश करना चाहते हैं? आप वहां की जो शोम्पेन ट्राइब्स है, निकोबारी ट्राइब्स है, उनको अपने घर से उजाड़ देना चाहते हैं। वो जो हमारी 25-30 हजार साल पुराने जो पूर्वज हैं, उनकी जो हैबिटेशंस हैं, वो समाप्त हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। और मुझे लगता है कि अगर इसके बावजूद भी नीति आयोग और बाकी एक्सपर्ट्स आंखें बंद करके अगर इस पे साइन करते हैं और ये प्रोजेक्ट आता है, और 8,52,000 रेन फॉरेस्ट के ट्रीज की बलि दी जाती है, मुझे लगता है कि शायद ये जो पाप होगा, इस धरती का सबसे बड़ा पाप होगा। कलयुग के अंदर भारत भूखंड के ऊपर इतना बड़ा विनाश हमने कभी नहीं सुना है, हमने कभी नहीं देखा है, और ये होना नहीं चाहिए। ये डिस्ट्रक्शन है आइडेंटिटी का, कल्चर का, हेरिटेज का, एनवायरमेंट का और हमारे पूर्वजों का। इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। वहां बुलडोजर्स नहीं चाहिए, वहां जो जैसा है उसको ऐसा ही रहने दीजिए, प्रकृति अपने आप ऊपर आ जाएगी। बड़े बड़े जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े एनवायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि इसको रोक दीजिए, इसको मत कीजिए। ये इतना बड़ा डिसास्टर होगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते इतिहास में, क्योंकि जो एक बार को चीज चली गई फिर वो वापस नहीं आएगी। ये हमारे निकोबारीज पीपल का एंसेस्टर्स लैंड है, ये उनके एंसेस्टर विलेज हैं, ये वहां पे रहते हैं, इनके ऊपर वो जिंदा हैं। आप उनको उनके घर से मत छीनिए, और अपने क्या कहते हैं मानव के लालच के लिए कि मैं पैसे बनाऊं वहां जाकर, प्रकृति की गोद को उजाड़ने के बाद अगर आप ये करते हैं तो मुझे लगता है कि ईश्वर भी शायद आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं फिर से भारत सरकार से कहूंगा कि कृपया करके इस प्रोजेक्ट को रोकें। ये मानव इतिहास का जो सबसे बड़ा विनाशकारी कदम है उसको रोकें, क्योंकि निकोबार आइलैंड एक फ्रेजाइल आइलैंड्स हैं, और वहां पर 1,000 स्क्वायर किलोमीटर का टाउनशिप बसाना, एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय पोर्ट बनाना, ट्रांजिट पोर्ट बनाना, सिवाय विनाश के कुछ नहीं है। आप विनाश करना चाहते हैं कहीं और कर लीजिए साहब, यहां पर क्यों करना चाहते हैं?
निकोबार आइलैंड पे क्यों करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये होता है तो मुझे बहुत, शायद मेरी जिंदगी का सबसे दुखद पहलू होगा। मेरा ही नहीं, भारत के अंदर और दुनिया के अंदर जो एनवायरमेंटल प्रेमी व्यक्ति हैं, जिन्हें जरा सा भी प्रेम है प्रकृति से, वो करोड़ों लोग इससे ना केवल दुखी होंगे, बल्कि शायद कहीं ना कहीं वो इस विनाश के लिए लोगों को दुआएं देकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये विनाश हो गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा, इसको दोबारा से रीसरक नहीं किया जा सकता। वर्षा वन हमारी धरोहर है, हजारों लाखों साल की धरोहर है, इनको बचाना जरूरी है। पोर्ट्स और बंदरगाह और एयरपोर्ट कहीं और भी आ सकते हैं, इस पर, इस जमीन पर नहीं। दोस्तों, प्रोग्राम कैसा लगा मुझे बताइए, आपके सामने खुलासा किया है और आप अपनी फीडबैक दीजिएगा। हो सकता है इसके ऊपर मुझे बहुत कम व्यूज भी मिले, हो सकता है बहुत कम इस प्रोग्राम को देखें, लेकिन इससे इस प्रोग्राम की महत्ता कम नहीं होती। मैं, जो भी लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, प्लीज आगे बढ़ाइए, लोगों को भेजिए, जागृत कीजिए कि देखिए आपके सामने इस सदी का सबसे बड़ा विनाश होने जा रहा है, उसको रोकिएगा। 4 PM को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज टाइम दिनेश के वोरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।